अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू जुनून बैच। हम लोग इन तमामी टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और नए टॉपिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। नए टॉपिक्स को शुरू करने से पहले पिछला जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं उनका पहले एक रिवीजन लेंगे। इससे पहले कि हम लोग पिछले टॉपिक्स का रिवीजन लें, आपके पास या तो NCERT होनी चाहिए जो आपने पढ़ रखा है अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ाया है, या फिर वो नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए जो आपने नोट किया था लेक्चर देख करके। देखिए, नोट करना ज़रूरी है, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी। सर भी कह रहे थे कि अब जुनून बैच में वही रहेगा जिसका जुनून हम लोगों के साथ मिलेगा, और जो जुनून बैच में हम लोगों के जुनून के साथ मिल करके लग करके तैयारी कर लिया उसी का सिलेक्शन है। और ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे? चैम्पियंस। एंड इफ़ यू आर चैम्पियन देन आपको हम लोग के साथ पैरेलल होकर के चलना पड़ेगा। लेक्चर्स आधा अधूरा नहीं देखना है, कंप्लीट देखना है। जब तक आप पूरी बातों को नहीं देखेंगे आपको बातें नहीं समझ में आएंगी। आपको सिलेक्शन लेने हैं तो आपको उस जज्बे से पढ़ना होगा, ठीक है? तो बी रेडी। हम लोग हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन से लेकर के स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक पहले एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे, फिर पॉलीसेक्राइड, देन न्यूक्लिक एसिड एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। यहाँ नेचर ऑफ बॉन्ड में हम लोग प्रोटीन का भी नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में भी हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे कि एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये कैसे बनते हैं, क्या पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पॉलीसेक्राइड में पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, 1-6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, फिर कैसे ग्लूकोपाइरानोज बनते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोज कैसे बनता है, ठीक है, राइबोस शुगर साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे अख्तियार कर लेता है। इसके अलावा आपको एल्डोस शुगर क्या है, हेक्सोस शुगर क्या है, एल्डो हेक्सोस क्या है, एल्डोकीटोस क्या है, ठीक है। ये तमाम हम लोग शुगर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कीटोस शुगर क्या है, एल्डोस शुगर क्या है, उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कायरल कार्बन कहाँ पे कैसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, कहाँ से लॉन पेयर किस ग्रुप पे कैसे अटैक करेगा, तो रिंग कैसे बनेगा, रिंग फॉर्मेशन कैसे होगा। अलग बात है कि इसका आपके बायोलॉजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है। तो इन तमामी चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज तभी होगा जब आप ये जान करके पढ़ना शुरू करेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। पहली बात, अगर आपको आता है तो आपको मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, और आपको नहीं आता है तो खामोशी से कंप्लीट लेक्चर देख करके पढ़ना है। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो फिर आप यहाँ पे क्यों देख रहे हैं लेक्चर्स? चीज़ें नहीं समझ में आती तभी तो आप देख रहे हैं। तो पूरा लेक्चर देखना शुरू से आखिर तक। शुरू करते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन में हम लोगों ने शुरू किया था, ऐश मेथड पढ़ा था और एसिड पूल मेथड पढ़ा था। एसिड पूल मेथड में हम लोगों ने क्या देखा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब हम लोगों ने किसी भी ऑर्गेन को या टिश्यू को हम लोगों ने ग्राइंड किया और उसका एक थिक स्लरी बनाया तो कुछ क्या हो गया, फिल्टर हो गया, कुछ रिटेंटेड के तौर पे रह गया। जो फिल्टर हो गया उसको हम लोगों ने कहा एसिड सोल्यूबल पूल, जो रह गया रिटेंटेड के तौर पर उसको हम लोगों ने कहा एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड इनसोल्यूबल पूल में हम लोगों ने कहा कि वहां पे जो रहेगा वो होंगे मैक्रोमोलिक्यूल, जो एसिड सोल्यूबल पूल में होंगे उन्हें कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। रिटेंटेड मैक्रोमोलिक्यूल, रिटेंटेड मैक्रोमोलिक्यूल, फिल्ट्रेट माइक्रोमोलिक्यूल। रिकॉल कीजिए मेरे साथ, रिटेंटेड, मैक्रोमोलिक्यूल, फिल्ट्रेट, माइक्रोमोलिक्यूल। यानी कि जो भी एसिड सोल्यूबल पूल होंगे वो माइक्रोमोलिक्यूल होंगे, और जो भी एसिड इनसोल्यूबल पूल होंगे वो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे। क्लियर? उसके लिए हम लोगों ने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था कि वेट का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर वेट 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन के इन बिटवीन है, अगर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का ये क्राइटेरिया लाइक कर रहा है तो हम उसे कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। और अगर 1000 डाल्टन से उसका वेट एक्सेस हो जाता है तो हम लोग उसे कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? ये था माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। मेटाबोलाइट्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोगों ने पढ़ा था। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? वो जो हमारे जिंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं,
मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हम लोगों ने डिटेल्स स्टडी किया था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। वो लोग जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर उन्हें मेटाबोलाइट्स जानना है तो पिछला लेक्चर पहले वो देखें, ठीक है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। क्लियर? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन है? हमने ये कहा था कि टेबल 9 फिगर 9.1 में जो भी एग्जांपल्स हैं, राइबोस शुगर, हेक्सोस शुगर, इसके अलावा वहाँ पे सेरिन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, उसके बाद से वहाँ पे आपको मिलेगा लेसिटिन, उसके बाद वहाँ पे मिलेगा आपको पाल्मिटिक एसिड, उसके बाद से वहाँ पे मिलेगा आपको ट्राइग्लिसराइड्स। ये सब के सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अभी नहीं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में से हम लोगों ने क्या कर लिया था? मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल हम लोगों ने बना लिया था। मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट के क्राइटेरिया पे हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया था। अगर मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के इन बिटवीन लाई करता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, माइक्रोमोलिक्यूल। और अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा वेट हो गया तो मैक्रोमोलिक्यूल। अब बात यह आती है कि फैट जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन या उससे कम होता है और वो मिल गया रिटेंटेड में, तो क्या हम लोग उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिटेंटेड में जो मिलेगा वो एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा, और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा और जो भी रिटेंटेड का पार्ट होगा वो क्या होगा? मैक्रोमोलिक्यूल। अगर वो रिटेंटेड का पार्ट है और मैक्रोमोलिक्यूल रिटेंटेड में मिलते हैं तो फिर फैट को तो मैक्रोमोलिक्यूल होना चाहिए था, फिर भी उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं? बताइए क्यों कहते हैं? जिन्होंने लेक्चर देखा वो बता देंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं बता पाएंगे। वेरी गुड। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर सेल है, कोई भी सेल अगर रप्चर हुआ, उसके सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुआ तो क्या होगा? वहां से फ्लूइड बाहर आएगा। फ्लूइड बाहर आया तो क्या बच जाएगा? वहां से उसके सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन आपस में मिलकर के एक वेसाइकल्स की तरह शेप बना लेते हैं, और उन वेसाइकल्स का रिलेटिवली शेप क्या होता है? पोर्स, जो भी आप कॉटन क्लॉथ लेंगे, उन कॉटन क्लॉथ के पोर्स से इनका साइज रिलेटिवली बड़ा हो जाता है। इसके वजह से इनके साइज बड़े हो जाने की वजह से वो वहां से फिल्टर नहीं हो पाते, वरना मॉलिक्यूलर वेट, नो डाउट मॉलिक्यूलर वेट उनका 800 डाल्टन या उससे कम ही होता है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कहेंगे या फिर किसी भी इंडिविजुअल फैटी एसिड कंपाउंड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल होगा। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन में हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रोटियोज वर्ड से आया है। प्रोटियोज के माने ये होता है कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको देंगे? तो जाहिर सी बात है कि बॉडी के इंप्रूवमेंट के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है? प्रोटीन। बगैर प्रोटीन के बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकता है। बगैर प्रोटीन के आप डिजीज फ्री नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? तो आपने फिर आगे चल करके फंक्शन ये पढ़ा था कि हार्मोन हो या एंजाइम हो या ट्रांसपोर्टेशन लेवल हो या फिर कोई भी सेलुलर जंक्शन का मिड का पोजीशन हो, ये सब के सब किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से। यहां पे क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कोलाजन आपने पढ़ा था, इंसुलिन आपने पढ़ा था, ट्रिप्सिन पढ़ा था, पेप्सिनोजीन होता है। इसके बाद से आप कोगुलेशन ऑफ फैक्टर में चले जाइए, वहां पे भी जो भी आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं? सब के सब प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। जब प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए प्रोटीन क्या चाहिए? जरूरी है। अब प्रोटीन, अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा? बहुत सारे डिजीज होते हैं, जिसका एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बुक में है, मैरास्मस एंड क्वासिकर। ओके, अब देखिए मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल हो गया, फिर हम लोगों ने लिपिड प्रोटीन पढ़ लिया। प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा कि उसके रिलेटिव पोजीशन क्या होते हैं। हम लोगों ने रिलेटिव पोजीशन में क्या देखा? हमने कहा कि ये एक कार्बन है, ये मीथेन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, यानी कि एक हाइड्रोजन है, दूसरा आर वेरिएबल ग्रुप होगा, एक NH2 होगा और दूसरा क्या होगा? COOH। हम लोगों ने कहा कि इस और इस ग्रुप के बेसिस पर अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड डेल्टा अमीनो एसिड, सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर ये इस अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन क्यों हमने कहा? क्योंकि ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। ये अगर अल्फा कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे एक और कार्बन लगा देते हैं, यहाँ से NH2 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये बीटा कार्बन हो जाएगा। ये अगर बीटा कार्बन हो गया तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो एसिड। यहाँ पे एक और कार्बन ऐड कर देते हैं, ये कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। वेरी गुड। यहाँ पे एक NH2 ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? गामा अमीनो एसिड। फिर आप एक और कार्बन ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? डेल्टा अमीनो एसिड।
हम लोग ने डेल्टा अमीनो एसिड तक पढ़ा था। कैसे? रिलेटिव पोजीशन COOH और NH2 के रिलेटिव पोजीशन पे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप के बेसिस पर अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया था। अगर COOH ग्रुप ज्यादा हो गया NH2 ग्रुप से तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया COOH ग्रुप से तो वो कैसा होगा? बेसिक अमीनो एसिड होगा। अगर COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप इक्वल हो गए तो कैसा होगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। क्लियर? ये सारे के सारे डिफरेंट बिहेवियर्स कैसे मिल रहे थे? अगर डिफरेंट सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे उसका पीएच डिफरेंट होगा तो अमीनो एसिड भी डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि एक इसके पास एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। अब मानते हैं इसी एसिड का, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इसी एसिड का COOH का H ट्रांसफर कर दिया और इस NH2 पे आकर के जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। देखिए जितने इस कंपाउंड में माइनस चार्ज है उतनी इस कंपाउंड में क्या है? प्लस चार्ज है। तो ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा। और इसी न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? ज़्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज़्वीटर आयन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी अमीनो एसिड में अगर एरोमेटिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसका सिंपल से एग्जांपल आप लोग लीजिएगा, फेनाइल एलानिन। फेनाइल कब कहते हैं? जब बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो फेनाइल बन जाएगा। तो फेनाइल एलानिन इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। उसके अलावा बहुत सारे ट्रिप्टोफैन थे, टायरोसिन था, ये सब क्या था? एरोमेटिक अमीनो एसिड। उसके बाद से हम लोगों ने न्यूट्रल का एग्जांपल क्या पढ़ा था? वैलिन। वैलिन इज एन न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्लियर? एसिडिक अमीनो एसिड में हम लोगों ने क्या देखा था? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद से हम लोगों ने बेसिक अमीनो एसिड में क्या देखा था? हिस्टिडीन। उसके साथ HAL हॉल में जो भी हमारे एग्जांपल से सब क्या आते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स। हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे खत्म हो गए थे। अमीनो एसिड हो गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोटीन। हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर यानी कि उसके मोनोमर्स डिफरेंट यूनिट्स के होते हैं। अगर मोनोमर्स डिफरेंट यूनिट के होंगे तो क्या कहलाएगा? हेट्रोपॉलीमर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमीनो एसिड अगर लिनियरली अटैच है तो एक होगा N टर्मिनल, एक होगा C टर्मिनल। ठीक है, अगर दो चैन पाए जा रहे हैं तो दो चैन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट रहेंगे। एक होगा अल्फा हेलिक्स बना सकता है, फिर बीटा प्लेटेड बना सकता है। फिर बोलेंगे अगर और मोर लिंकेज पाए गए यानी कि SS लिंकेज पाए गए तो टर्शियरी प्रोटीन बनेगा। बोलेंगे और लिंकेज पाया गया तो कैसा बनेगा? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनता है जनरली, जो क्वाटर्नरी प्रोटीन जिसे कहते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्लियर? तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या पढ़ा था? प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन। यहाँ तक हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था। फिर हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं? व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? तो हम लोग ने कहा था C डबल बॉन्ड ONH, ये क्या कहलाएगा? पेप्टाइड लिंकेज। और आप लोग ये देखिए C डबल ONH, यही ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है सेकेंडरी प्रोटीन में, टर्शियरी प्रोटीन में, क्वाटर्नरी प्रोटीन में। क्या प्राइमरी प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में ये आंसर दीजिएगा। क्या प्राइमरी प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा? अगर पाया जाएगा तो क्यों? नहीं पाया जाएगा तो क्यों? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो ट्रिकी होंगे। जब आपने बहुत सारा क्वेश्चंस में करूंगा, अगर जो बंदा पहले ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर देगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके नाम बताए जाएंगे कि इस साहब ने फला क्वेश्चंस का आंसर सही दिया था विद दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप लोग को आंसर भी करना है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? लिपिड। लिपिड में हम लोग ने क्या देखा? अगर R ग्रुप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अगर R ग्रुप अनसैचुरेटेड है, अगर वो COOH के साथ जुड़ा हुआ है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। ठीक, ग्लिसरॉल के साथ अगर फैटी एसिड जुड़ गया तो ग्लिसराइड बनाएगा। अगर देखिए ग्लिसरॉल क्या था? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताइए। हाँ, IUPAC कोई बताओ, कोई भी बोलो, शाबाश, शुरू करो। हाँ, CH2OH, आगे बोलो, CHOH, आगे CH2OH, वेरी गुड। हाँ, इसका IUPAC कोई करो। 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल या फिर ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। ये हो गया ग्लिसरॉल। अगर ग्लिसरॉल के इस पहले कार्बन पे अगर हम लोगों ने क्या किया? स्टेरिफिकेशन करते हैं तो क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। अगर दूसरों को भी कर दिया तो डाइग्लिसराइड। अगर तीनों स्टेरिफाई हो गया तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड। क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड। यानी कि अगर कोई पूछे कि एक ग्लिसरॉल से कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। अगर
एक फैटी एसिड को सब्स्टिट्यूट करें तो वहां पे क्या जुड़ेगा, तो वहां पे जुड़ेगा फॉस्फेट, वहां पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे कि एक ग्लिसरॉल के साथ एक फॉस्फेट और दो फैटी एसिड जुड़ते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि एक फैटी एसिड सैचुरेटेड होता है और एक फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होता है। जो आप लोग देखिएगा जो बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा बना होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कि क्यों वहां पे बॉन्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, वो डबल बॉन्ड की नेचर की वजह से। किसके नेचर की वजह से, डबल बॉन्ड के नेचर की वजह से। और यहाँ तक हम लोगों ने टोटल पढ़ा था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री मेटाबोलाइट्स, मैक्रोमोलेक्युल्स, माइक्रोमोलेक्युल्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बोला था कि अगर 2 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ रहा है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड, सॉरी टेट्रापेप्टाइड। अब बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे 1200 से भी ज्यादा, तो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और जुड़ गया तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटीन। ठीक। अब हमने कहा कि अगर ग्लाइसिन और एलानिन जुड़ गया तो क्या कहेंगे, ग्लेसिल एलानिन। ठीक है। अगर सेरिन और एलानिन जुड़ गया तो सेरिल एलानिन कहेंगे। यानी कि क्या है, 2 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ रहे हैं ना, उनका नाम रखने का ये तरीका है। क्लियर। आप लोग केमिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बस हम लोग से कुछ छूटे नहीं। एनसीईआरटी बेसिस पे ही पढ़ना है, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, सिलेक्शन लेना है साहब। ठीक है। यहां तक आप लोग भी रिकॉल कीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कहां से, पॉलीसैकेराइड। क्लियर। यस चैंपियंस, बताइए कहां तक पहुंचे आप लोग, रिकॉल कर लिया आप लोगों ने। देखिए ये था रिवीजन। रिवीजन हम लोग करेंगे स्पीड में, 30 मिनट्स में रिवीजन किया जा सकता है किसी भी चैप्टर का, 40 मिनट्स में रिवीजन किया जा सकता है किसी भी टॉपिक का, 60 मिनट्स में भी रिवीजन किया जा सकता है और 20 मिनट्स में भी रिवीजन किया जा सकता है। देखिए वर्ड समझिएगा क्या होता है, रिवीजन। हम लोग क्या बोलते हैं, रिवीजन। सर रिवाइज करवा दीजिए, रिवाइज करवा, रिवीजन। विजन आपका प्रॉपर होगा तब ना रिवीजन कीजिएगा। विजन ही प्रॉपर नहीं तो रिवीजन का आएगा। जब विजन ही क्लियर नहीं तो रिवीजन का आएगा। तो पहले विजन क्लियर करना है फिर रिवीजन करेंगे। और जब विजन क्लियर होगा ना तो रिवीजन में वक्त नहीं लगता है। ओके। तो हम लोग रिवीजन कर लिए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा विजन। विजन आराम आराम से पढ़ना है, किसी को भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, 1 डिग्री 2 डिग्री मेटाबोलाइट्स, माइक्रोमोलेक्युल्स, लिपिड पढ़ लिए, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स पढ़ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड अगर बोला जाए यानी कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की 2 डेफिनेशन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 डेफिनेशन होते हैं। एक तो पुराना डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, एक न्यू डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या जरूरी है कि सारे इस फॉर्मूला में फिट कर जाए। जैसे ये कार्बन है, ये H2O है, ठीक है। इसका होल हमने कर दिया N। क्लियर। इफ N इक्वल टू 6, इफ N इक्वल टू 6, देन ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। क्या बन गया, ग्लूकोज कहिए या फ्रुक्टोज कहिए। अगर इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है तो ग्लूकोज, और इसमें C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है। क्लियर। ये ग्लूकोज है या फिर फ्रुक्टोज है। कोई भी बोले C6H12O6 क्या है, तो जो समझदार होगा वो बोलेगा सर ये क्या आप माने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले बोले या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले। जनरली तो ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो इस फॉर्मूला के साथ ध्यान देकर के क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसे लिखा रहा C6
H12O6 contains CHO फंक्शनल ग्रुप, C6H12O6 contains C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ग्लूकोज। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फ्रुक्टोज। ओके, अच्छे आते हैं। हमने ये कहा कि आते हो ये फिट कर गया, लेकिन ये बताइए इफ n इज इक्वल टू 2, तो अगर n इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा? C2H4O2, C2H4O2। अब अगर ये C2H4O2 है तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्या इसे ये लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, COOH। अब हमें ये बताइए क्या ये शुगर है? क्या ये शुगर है? नहीं ना है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 100% करेक्ट है? तो बोलेंगे नहीं, 100% करेक्ट नहीं है। तो ऐसा कौन सा हम लोग डेफिनेशन पिक करें जो कि 100% वैलिड हो, कोई भी एग्जाम्पल्स उससे खाली ना जाए। ठीक, न्यू डेफिनेशन आया मार्केट में, न्यू डेफिनेशन जो आया उसको हम लोग देख रहे हैं। न्यू डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर हम लोग आगे डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? आराम आराम से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सामने रखेंगे। अभी शुरुआत में जो 5 से 6 मिनट हम पढ़ाएंगे वो जनरली केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से होगा तो एनसीईआरटी से ही होगा। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि केमिस्ट्री आपके नेट के सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ बातें हम लोग सही तरीके से अच्छे से सीख लें। ओके, आप लोग नोट कीजिए, जो भी समझ में आए यहाँ से, जो आपको लगे नोट करने लायक नोट कीजिए। आप लोगों को 2 फार्मूला दिख रहे हैं बोर्ड पर, आप लोगों को दिख रहा होगा सर इसमें कितने सारे OH ग्रुप्स हैं। साहब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 OH ग्रुप यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप यहाँ पे भी है। मोर देन 2 OH ग्रुप है, इसे क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोगों ने क्या कहा? यह है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। फिर हम लोगों ने क्या कहा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने क्या जाना था कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसे क्या होना पड़ेगा? शाबाश, उसको उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कहें, अगर इस कार्बन को सपोज करें, सपोज दिस कार्बन, तो ये OH ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, ये पूरा, ये होल, ये पूरा एक अलग ग्रुप, और इधर ये पूरा एक अलग ग्रुप। क्या इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट है? अगर इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। फिर इस कार्बन को देखिए, सिमिलरली दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टू बोथ ग्रुप्स एंड दिस whole will be different from this one and this one and this one, that is कि ये ग्रुप और ये ऊपर के पूरा क्या होगा? डिफरेंट है। इसी वजह से ये कार्बन भी क्या होगा? कायरल, एंड सिमिलरली सो ऑन, ये भी कायरल होगा। तब कोई पूछे कि ये बताइए इस स्ट्रक्चर ये क्या है? ये हम लोगों ने फ्रुक्टोज ड्रॉ किया। ये क्या है? फ्रुक्टोज। ये क्या है? फ्रुक्टोज। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। देखिएगा, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। मतलब इसमें कितने कायरल कार्बन? 1 2 3। क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं सर, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्या ये कायरल कार्बन है? आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे? CH2OH। देखिए ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, 2 सिमिलर ग्रुप आ गए ना CH2OH में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ग्रुप आ गया
जैसे सपोज हम लोगों ने ये कहा था कि अगर ये कार्बन है, इसके 4 वैलेंसी है, अगर यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे कुछ भी आए, लेकिन अब ए नहीं आ सकता है। यहाँ पे अगर बी आ गया तो अब इन दोनों जगह पे कुछ भी आए, लेकिन ए और बी अब नहीं आ सकता है। यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे तीनों के अलावा यहाँ पे कुछ भी आ जाए। यहाँ पे डी हम लोगों ने कह दिया था। हम लोगों ने कहा ये चारों ग्रुप अलग है, इसलिए क्या है, कायरल कार्बन, लेकिन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हो गए, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। एंड सेम रीजन फॉर दिस वन। ओके, और हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। देखिए क्लियर। अब देखिए फ्रुक्टोज, ग्लूकोज के पास आते हैं। ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन को देखिए ये भी कायरल है, 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 ये कायरल नहीं है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन मिले, 1 2 3 4, कितने, 4 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन कहाँ, ग्लूकोज में। 3 कायरल कार्बन कहाँ, फ्रुक्टोज में। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्या उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, कभी नहीं। डेफिनेशन में जो बोल दिया गया उससे हम लोग एकदम नहीं हटेंगे। डेफिनेशन में बोल दिया पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो होना है। आई बात समझ में। अगर हम लोगों ने देखा कि एक भी कायरल कार्बन नहीं है और पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, क्या उसे हम शुगर कहेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। बोल दिए तो पाप पड़ेगा। अरे बात समझ में। अब देखो और एक बात समझते हैं, हालांकि बेसिक है, आप लोग तो वैसे भी ब्रिलियंट है, चैंपियन है, इंटेलिजेंट है ना, आप लोग इतने तेज है, लेकिन फिर भी बोलिए गुरूर जरा सा भी नहीं आप लोग को। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6, O6, C6H12O6 फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज का हम लोग जानते हैं C6H12O6। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आया, फंक्शनल ग्रुप में। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। दैट मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। बोल सकते हैं, काहे नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का। और हम लोग जानते हैं कि कीटोन जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी कि जब भी पाया जाएगा सेकंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन, यानी कि मिड में कहीं पाया जाएगा, टर्मिनल पोजीशन पे कीटोन नहीं पाया जाएगा, है ना। तो कीटोन है यानी कि सेकंड पोजीशन पे है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रुक्टोज फ्यूरानोज कैसे बनेगा एंड ग्लूकोज ग्लिकोपाइरानोज कैसे बनेगा। क्लियर, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, एकदम आराम से आप लोग ऑब्जर्व कीजिए मॉलिक्यूल्स को। आप लोगों को वीडियो अगर ज़्यादा स्लो लगे तो आप लोग वहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 एंड 1.5 पे आप लोग देख लीजिए। क्लियर, आगे स्क्रॉल नहीं करना है, आगे स्क्रॉल कीजिएगा, हो सकता है कोई ज़रूरी बातें हों जिसको सुनना आपके लिए ज़रूरी हो और वो मिस हो जाए। ठीक, सुनिए, नोट कीजिए इसको। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है तो उसको तोड़ेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डिहाइड्रेशन से बनता है। किससे, डिहाइड्रेशन से। यानी कि उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को, उस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए हमें एडिशन ऑफ वाटर करना पड़ेगा। और वहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब समझिएगा, ऑन हाइड्रोलिसिस पहले देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट on the basis of
या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर? लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस किए, या फिर कोई ग्रुप है, शुगर है, ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 ग्रुप मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 10 मिलेगा, या बहुत सारे मिलेंगे, डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे कि पहली बात तो ये कि अगर शुगर का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप है, क्या है, एक ही ग्रुप है, या फिर हाइड्रोलिसिस पर एक ही तरह का ग्रुप मिलता है, एक ही ग्रुप मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। तो हम बोलेंगे सिंगल ग्रुप ऑफ शुगर, उसे क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। या फिर 2 ग्रुप ऑफ शुगर है, 2 ग्रुप्स ऑफ शुगर, या फिर हम बोलेंगे कि कोई शुगर है, उसको क्या किए, हाइड्रोलिसिस किए, हाइड्रोलिसिस किए, और हमें 2 शुगर मिलता है, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर, 2 यूनिट्स ऑफ शुगर, या फिर हम बोलेंगे 2 यूनिट्स ऑफ मोनोमर, 2 मोनोमर्स मिलते हैं, तो हम बोलेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डाइसैकेराइड। क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। अगर हमने किसी शुगर को तोड़ा तो 3 दिया, 3 यूनिट्स दिया, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड, और तोड़े तो क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड। तो हम बोलेंगे अगर कोई 3 से 10 तक यूनिट देता है, 3 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोमर, तो इसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अगर किसी शुगर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस अगर ये मोर देन 10 ग्रुप्स देता है, मतलब मोर देन 10 से मतलब बहुत होंगे, अगर अ लॉन्ग नंबर ऑफ या सॉरी अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, या फिर बोल सकते हैं जनरली ग्रेटर देन क्या होगा, 10, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये हो गया मोनोसेक्राइड, इसे क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड। इसे क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड, और इसे क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड। अपने एनसीईआरटी में मोनोसेक्राइड के एग्जांपल में क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड एज पर आर एनसीईआरटी। ओके, लिखिए, आप लोग मेरा इंतजार ना कीजिए, आपको पता है, आप लोग लिख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लिखिए जल्दी लिखिए, हमसे पहले लिखिए, यस, राइबोज। हाँ, डाइसेक्राइड के एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताइए हमको। वेरी गुड, लैक्टोज, वेरी गुड, सुक्रोज, और बोलिए मैनोज, हेलो मनोज नहीं, मैनोज। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, MAN है कि MNN है, ठीक है, मैनोज। ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल में जो भी लार्ज चेन्स होंगे, ठीक, ये 3 एग्जांपल्स और ये 3 एग्जांपल्स हम लोग को याद रखने हैं। अब हम लोग देखेंगे इन शुगर्स में लिंकेज कैसे पाया जाता है, ये जो डाइसेक्राइड्स जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के साथ।
पहले ग्लूकोज का जो लीनियर स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया था पॉलीहाइड्रोक्सी वाला, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप लोगों को ये ख्याल में आ रहा होगा पता नहीं सर कैसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये कैसे कर ले रहे हैं। तो पहली बात है कि एक चीज़ होता है प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस आप भी बार बार कीजिएगा, आप भी ड्रॉ कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। उसको याद करने का लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग पहले बताइए ट्रिपल एच का नाम किसने किसने सुना है? सभी ने सुना होगा, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। देखो बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में ट्रिपल एच आएगा? नहीं ना आएगा, उसको पता ही ना है कि ट्रिपल एच को कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में ट्रिपल एच नहीं आएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर सिंपल से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज है तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपको? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है साहब, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। कितने कार्बन होते हैं? 6 ना, 1 2 3 4 5, ये छठा CH2OH, 6 कार्बन हो गए, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे? मैंने क्या कहा, यहाँ पे ट्रिपल एच नहीं आएगा। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन H, अब H नहीं होगा, OH, फिर H, फिर OH, H, OH, OH, ठीक है। इससे अब तक हम लोग कह रहे हैं ग्लूकोज, लेकिन अब ये ग्लूकोज नहीं रहेगा, अब ये बदलने वाला है। क्या होगा देखते हैं। अब आप ये देखिए, इस OH ग्रुप के ऊपर भी लोन पेयर है, इस OH ग्रुप के ऊपर भी लोन पेयर है। इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर ये भी अटैक कर सकता है, और ये जब अटैक करेगा तो बोलेंगे बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है साहब। मतलब कि ये भी लोन पेयर अटैक कर सकता है। मतलब कि अगर ये अटैक करे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेंगे। अगर ये लोन पेयर अटैक कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेंगे। ये बताइए स्टेबल कौन होगा, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग? तो आप लोगों ने रिंग एक्सपेंशन में पढ़ा था, सपोज रिंग एक्सपेंशन में, कि मान कि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन है, मतलब कि 2 प्रोसेस है। एक तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा करके, एक तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा करके ये क्या बना दे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और दूसरा ये है कि ये बॉन्ड तोड़ करके क्या कर दे? ये रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब रिंग एक्सपेंशन करेगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ से ये जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक कहीं से भी नंबरिंग शुरू की है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 और 6 एक साथ जुड़ गए, 1 और 6 एक साथ जुड़ गया तो ये 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 1, और 6 से क्या जुड़ जाएगा? 6 पे कार्बोकैटायन, इस पे क्या? ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यह है रिंग एक्सपेंशन, यह है हाइड्राइड शिफ्ट। स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा? ये रिंग एक्सपेंशन को हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर भी क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। जब हम लोग रिंग एक्सपेंशन को प्रायोरिटी दिए तो क्या होगा? ये साहब ये लॉन पेयर यहाँ पे अटैक कर गया, और यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज तो ये H+ यहाँ से ये लॉन पेयर ले लेगा, और कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए आप लोग भी नोट करते रहिए। अब देखिए ये H, यहाँ से ये ऑक्सीजन गया, और यहाँ से ये 1 2 3 ये 4 बॉन्ड यहाँ से आएगा, और ये साइकिल बनाएगा CH2OH। अब हम ये बोलेंगे इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलेंगे जिस कार्बन पर ये लॉन पेयर अटैक करता है
पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप में, उसी कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इसकी और क्या हिस्ट्री है, इसको और क्या कैसे बोल सकते हैं, कैसे इसके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये तमाम चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के सर से, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मार्कर में इंक काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा उसको पोंछने के लिए पॉज ले लिए। चलिए देखते हैं इस कार्बन को क्या कहेंगे जिस पे लोन पेयर अटैक किया, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और ये जो रिंग बनाएगा, ये रिंग कैसा होगा देखिएगा, ये रिंग कुछ इस तरह से दिखता है। 6 मेंबर रिंग बनने थे ना, देखिए 6 मेंबर रिंग बन गए। अब आप हमें ये बताइएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा कार्बन। तो हम बोलेंगे इस पांचवें कार्बन से ये छठा कार्बन अटैच है ना। सर आपको कैसे पता ये छठा है? अरे साहब आपने IUPAC पढ़ा है ना, आपको पता है कि CHO यानी कि सिग्नल फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो लीजिए 1 2 3 4 5 6 कर दिए। वन आप लोग बोलते हैं नंबरिंग नहीं किए सर, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब 5th कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा? CH2OH। क्लियर? अब बोलेंगे कि इस पहले कार्बन से क्या क्या अटैच है, इस दूसरे कार्बन से क्या क्या अटैच है, इस तीसरे कार्बन से भी क्या क्या अटैच है, चौथे से और पांचवें से तो CH2 है। तो एक वैलेंसी जो फ्री है उससे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। देखिए पांचवें में एक तो OH था, तो OH का लोन पेयर अटैक कर गया, ठीक है। बचा क्या? हाइड्रोजन, और इससे एक अटैच है CH2OH। तो इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन, एक CH2OH, और बाकी ऊपर का ग्रुप, तो ये रिमेनिंग सारे ग्रुप, ठीक है। पहले ग्रुप से क्या क्या अटैच है? यहाँ पे देखिए H है और OH है। चलिए साहब लिख देते हैं HOH। दूसरे कार्बन पे क्या है? ये होगा H, ये होगा OH। तीसरे कार्बन पर ये OH, ये H। चौथे कार्बन पे ये OH और ये H। ये हुआ आपका ग्लूकोज का कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस एनोमेरिक कार्बन पर ये जो OH के लॉन पेयर का अटैक होता है, उसी से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब समझिएगा ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप पढ़िएगा तो बोलिएगा, देखिएगा कि ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो भी 6 मेंबर रिंग का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाइरान। क्या बोलते हैं? पाइरान। देखिए ये ग्लूकोज इस पाइरान से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो इसीलिए इस ग्लूकोज को हम लोग यहाँ पे कभी कभी क्या कहते ही हैं? ग्लूकोपाइरानोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं ना। अब देखिएगा, अब हम लोग इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। रिलेटिव, देखिए वर्ड रिलेटिव कहीं पे भी आ जाए ना, इसका मतलब है कि किसी एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसी एक कंपाउंड के साथ करेंगे, जिसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये मेरे लिए एक कंपाउंड मान लिए कि इससे हम तमाम कंपाउंड से क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लियर? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग स्टैंडर्ड मानकर उसी के बेसिस पर ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और वहाँ से हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ऐसा कुछ नाम देते हैं कि कैसा नेचर होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको सिर्फ रहने देंगे, इन दोनों को हम रब कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। आइए ग्लिसरॉल्डिहाइड देखते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर है। सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर कहने से मतलब क्या है? सिंपलेस्ट कीटोज शुगर कहने से मतलब क्या है? ये हम लोग इसके बाद, जस्ट इसके आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोग उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है।
देखिए एक हो सकता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH इधर है, H इधर है, ठीक। और या फिर यह हो सकता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH इधर हो और H इधर हो, ये CH2OH। ये H और OH चेंज क्यों हो रहा है लेफ्ट टू राइट? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाएगी। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या शो करते हैं? D या L फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो D और L लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जो D और L लिखेंगे, कैपिटल D और कैपिटल L, तो सब याद रखिएगा कि कैपिटल D और कैपिटल L रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होते हैं। कैपिटल D कैपिटल L के माना कभी भी नहीं होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। स्मॉल d लिखेंगे या प्लस साइन लिखेंगे तो उसका माना होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। माइनस साइन लिखेंगे और स्मॉल l लिखेंगे तो उसके मतलब होते हैं लीवो रोटेटरी। कैपिटल D या कैपिटल L, दिस इज द सिंबल फॉर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। किस लिए होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन? कैसा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन? अगर कोई ग्लूकोज का कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड के डेक्स्ट्रो रोटेटरी से रिजेंबल करता है तो उसको कैपिटल D से शो करेंगे। अगर कोई ग्लूकोज का कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड के लीवो रोटेटरी से रिजेंबल करता है तो उसे कहते हैं, कैपिटल L से डिनोट करेंगे और उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, क्या मैंने कहा? इसे कहते हैं L, और अगर ये लीवो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, लीवो रोटेटरी, और ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अगर ये लीवो रोटेटरी है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे माइनस साइन और इसके लिए यूज़ करेंगे प्लस साइन। क्लियर? अब देखिए ग्लूकोज का कोई बहुत सारा एक बड़ा सा चैन देते हैं, ठीक है, और ऊपर का हम छोड़ देते हैं, लास्ट का 5th कार्बन और ये CH2OH देखते हैं। 5th कार्बन और CH2OH, अगर OH यहाँ है और H यहाँ है, ये ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज है, CHO 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिख ही लेते हैं। 1 2, ये एक हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम लोग क्या कहा हमने कि लास्ट के इन ग्रुप्स को देखेंगे, ये किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं? इसके साथ ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं प्लस दे करके। अब ये प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोपाइरानोस, प्लस ग्लूकोपाइरानोस। क्लियर? और अगर माइनस से रिजेंबल करेगा तो क्या कहेंगे? माइनस देकर के माइनस ग्लूकोपाइरानोस। ठीक है, ठीक, ग्लूकोपाइरानोस, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझ में आया? यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आती हैं अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत की बात नहीं। बायोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और इसका जो क्लियर कट कंसेप्ट है वो आपको केमिस्ट्री में समझा दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर जब पढ़ाएंगे ये पूरा आपका डाउट दूर हो जाएगा। बस ये दिखाना था कि ग्लूकोपाइरानोस अगर बोल रहे हैं और कभी कभी इसके साथ अगर ऐसे प्लस या फिर ऐसे माइनस जोड़ करके आ जाए तो इसका माना क्या होगा? इस प्लस का माना होगा, बताइए जल्दी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका लीवो रोटेटरी। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। अब हम लोग कैसे बोलेंगे कौन लीवो रोटेटरी है कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है? तो हम लोग आगे इसके बाद देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा ग्लूकोपाइरानोस, बीटा ग्लूकोपाइरानोस। अल्फ़ा और बीटा इस OH और इस CH2OH के पोजीशन के बेसिस पे हम लोग अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोपाइरानोस करते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला नोट कीजिए। ठीक है साहब, ग्लूकोपाइरानोस यहाँ तक हम लोग देख लिए।
अब इससे आगे हम लोग को नहीं बढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जस्ट इसके आफ्टर हम लोग देखते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज कैसे बनेगा। फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अच्छा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। C6H12O6 वो भी है, C6H12O6 वो भी है। डिफरेंस किसका देखा हम लोगों ने, एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था तो दूसरे में क्या था, कीटोन। और उसको पढ़ने का क्या रीज़न था कि हमारा पहला ही डेफिनेशन क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होगा वही क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। इसमें से एक भी पॉइंट अगर इनवैलिड होता है तो उसे आप कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं, बोल दिए तो पाप पड़ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग रब कर रहे हैं, इसको हम लोग रहने देंगे। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, आप लोग लीनियर वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, देखते हैं कौन पहले ड्रॉ करता है। जो पहले ड्रॉ कर ले कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन पहले ड्रॉ कर रहा है, और हम भी कंपटीशन में लग जाते हैं। चलो CH2OH, देखते किसका हाथ तेज चलता है। शाबाश, 2 3 4, ये 5, ये छठा। जाइए साहब, मेरा हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या बोले थे, ट्रिपल H नहीं होगा, केमिस्ट्री में ट्रिपल H का कोई कंसेप्ट ही ना है। ये क्या हो गया, फ्रुक्टोज। सेम कार्बोनिल ग्रुप पे आप क्या लॉन पेयर का अटैक कराइए, ये लॉन पेयर, ये जाएगा साहब, ये खुला, यहाँ से फिर क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन उसको भी बोल देंगे जहाँ पे लॉन पेयर अटैक किया। 5 मेंबर का रिंग बनेगा, 5 मेंबर का रिंग बनाएंगे, ये बना दिया साहब। ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th कार्बन। जब इसको आप डेवलप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका CH2OH आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ये CH2OH आएगा। हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे CH2OH और OH के बेसिस पे अल्फा और बीटा कहेंगे, यहाँ पे CH2OH और CH2OH के पोजीशन के बेसिस पर अल्फा और बीटा कहेंगे। सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ अल्फा और बीटा हम लोग कैसे जानेंगे। जब ये CH2OH और OH डिफरेंट प्लेन पर आएंगे तो उसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज। और जब सेम प्लेन में रहेंगे तो कहेंगे बीटा ग्लूकोज। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि अल्फा ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होगा कि बीटा ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी है वो क्यों है, जो स्टेबिलिटी वो क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पे आपने कहा कि डिफरेंट प्लेन पर है तो क्या कह दिया, अल्फा ग्लूकोज। उसी तरीके से ये दोनों CH2OH अगर डिफरेंट प्लेन में है तो क्या कहेंगे, अल्फा फ्रुक्टोज। सेम प्लेन में है तो बीटा। ऐसे अपन को रटना नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला फ्रुक्टोज को याद कर लेना है। सेम अब हम लोग आते हैं राइबोज में। राइबोज कैसा शुगर है, राइबोज कैसा शुगर है, 5 कार्बन का, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करते वक्त आपके जहन में ये होने चाहिए कि वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला है। तो अभी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक देखिए, एक चीज़ होता है शॉर्ट ट्रिक, तो कितने लोग तो ट्रिक पहले पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन बाद में। लेकिन बेटर वे ये है कि पहले डिस्क्राइब कर लीजिए, बाद में टेबल बनाइए, वरना पहले ही रट्टाफिकेशन की आदत पड़ जाएगी ना तो पढ़ ना पाओगे। टेबल बना बना के ही पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, पहले हम लोग समझेंगे, फिर बाद में टेबल बना करके उसको, एग्जाम से पहले तो टेबल ही पढ़ना है, लेकिन एग्जाम से पहले हम लोग क्यों इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि हम सोचें, एग्जाम से पहले सोचें। और जाके एग्जाम हॉल में सोचोगे ना तो वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। एक होता है 0 भी मिलता तो बात बन सकती थी, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, कुछ तो कमाए नहीं, तो वो पनिशमेंट होता है आपका कि सोचना घर पे था, आप जाकर एग्जाम हॉल में सोच रहे हैं। सोचना है तो घर पे जितना सोच लो, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करना है, वहाँ पे 30 मार्क कहाँ बनोगे, नेगेटिव मार्क्स है। चलो साहब यहाँ देखो, ये CHO, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और ये 5वां CH2OH। ड्रॉ करने का सिंपल प्रोसेस ये है कि पहला कार्बन अगर एल्डिहाइड है तो पहला कार्बन CHO होगा, अब 5th कार्बन CH2OH होगा, ठीक है। H OH H OH OH, क्लियर। अब यहाँ पे आप अगर लॉन पेयर अटैक करवा रहे हैं, यहाँ पे आप लॉन पेयर अटैक करवा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका ग्लूकोज है, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये O-, ये लिंकेज जैसे तैयार हो जाएगा, ये लिंकेज जैसे बना। जब ये लिंकेज जैसे बन जाएगा
तो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा साहब? देखिए 1 2 3 4 5 5 मेंबर का ड्रिंक बनाइएगा तो क्या बनेगा? फ्यूरान की तरह रिजेंबल करेगा। ये अगर पहला कार्बन है, देखिए ये अगर पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पांचवा कहाँ होगा? तो देखिए चौथे कार्बन से पांचवा कार्बन जुड़ा हुआ है ना, हम लोग ऐसे जोड़ देते, ये पांचवा कार्बन। अब पांचवें कार्बन में क्या है? ये कार्बन, ये कार्बन, तो इसके दो वैलेंस, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये OH, CH2OH। पहले कार्बन पे क्या है? HOH, ये लीजिए साहब HOH। दूसरे कार्बन पे क्या है? HOH, लीजिए साहब HOH। तीसरे कार्बन पर HOH। इसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसे? राइबोस शुगर। क्या है ये? राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। अब देखिए तीनों का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तीनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर आप घर पे कम से कम 2 से 3 दफ़ा खुद से ड्रॉ कीजिएगा। जब तक कॉपी पेन पर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कीजिएगा आपसे नहीं होगा। हम आसमान पे नहीं चढ़ाएंगे। आप इंटेलिजेंट है, चैंपियन है, तो आप कर लीजिएगा, कुछ ना कर पाइएगा कॉपी पेन से नहीं लिखिएगा तो। ठीक है, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला लिख देते हैं। इसको आप लोग एक जगह तीनों साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे CH2OH था ना, यहाँ पे भी क्या था? CH2OH। ये ध्यान में रखना आपको, यहाँ पे CH2OH है। ठीक, अब CH2OH, यहाँ पे CH2OH, फिर यहाँ पे क्या था? कार्बन। ठीक है, फिर ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये O, तो फिर बोलेंगे यहाँ पे OH आएगा, ये OH, OH, OH। अब फिर फिफ्थ कार्बन पे क्या था आपका? CH2OH, और यहाँ पे था आपका H, यहाँ पे था OH, तो रिंग बन गया और ये क्या हो जाएगा? H। तो कितने OH ग्रुप आपको मिल गए? 1 2 3 4 5। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? चलिए, तो ये तीनों स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लीजिए। एक जगह होने चाहिए तीनों स्ट्रक्चर, क्योंकि यही 3 स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ने, यही तीनों मोनोमर हमारे सिलेबस में शामिल हैं। ठीक, नोट कीजिए। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? इसका क्लासिफिकेशन, जो मैंने कहा कि अब टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, हम लोग टेबल बनाएंगे तो देखेंगे। अच्छा, ये देखिए जो थर्ड कार्बन वाला CH2OH है ना, ये OH, ये अंदर जाएगा, ये HOH। अच्छा, इसमें अल्फ़ा और बीटा का जो कंसेप्ट होता है, अल्फ़ा फ्रुक्टोज और बीटा फ्रुक्टोज का, वो ग्लूकोज से अपोजिट होता है। जो हम लोगों ने ग्लूकोज में पढ़ा था ना कि CH2OH एंड OH सेम प्लेन, अगर कहाँ रह रहा है? सेम प्लेन में, तो उसे क्या बोल रहे थे? वेरी गुड, बीटा ग्लूकोज। और अगर CH2OH डिफरेंट प्लेन में रह रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अल्फा ग्लूकोज। और इसका वाइस वर्सा होता है किसी केस में? फ्रुक्टोज के केस में, कि अगर CH2OH सेम प्लेन में होंगे तो बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, CH2OH डिफरेंट प्लेन में रहेंगे तो उसे कहेंगे फ्रुक्टोज। सेम प्लेन में रहेंगे तो उसे कहेंगे अल्फा फ्रुक्टोज, डिफरेंट प्लेन में रहेंगे तो उसे कहेंगे बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज के केस में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों ने ये कहा कि शुगर हम लोगों ने 2 तरह का पढ़ा। कितनी तरह का? 2 तरह का। एक था एल्डोस शुगर, एक क्या था? एल्डोस शुगर, और दूसरा क्या था? कीटोज शुगर। एक एल्डोस शुगर, दूसरा कीटोज शुगर। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? एल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? कीटोज। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे।
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्डोज। हेडिंग यहाँ पे क्या लिखेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डोज शुगर। दूसरा क्या होगा, कीटोज शुगर, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर में और कीटोज शुगर में और फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे कहेंगे, देखिए मिनिमम जो कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम कार्बन का रिक्वायरमेंट वो होगा आपका 3। एक तो होगा आपका CH2, कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और एक यहाँ पे CH2OH होगा, और यहाँ पे ये कार्बन होगा जिससे ये OH और H अटैच होंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट आपका मोनोसेक्राइड है। अब ये बताइए कि सबसे सिंपलेस्ट है, तो जो सबसे सिंपलेस्ट में उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। मिनिमम कितने हैं, 3। मैंने कहा कि एक CHO होना चाहिए, एक CH2OH होना चाहिए। तो ये CHO CH2OH किसी एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है। अब ये एक कार्बन, ये 2, ये 3, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, ठीक है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है वो कौन है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर वो कितने कार्बन का, 3, फिर कितने का, 4, फिर कितने का, 5 का, फिर कितने का, 6 का। 6 तक एग्जाम्पल में यहाँ पर है, फिर यहाँ पर कितने, 3, फिर यहाँ पर कितने, 4, फिर यहाँ तक कितने, 5, फिर यहाँ तक कितने, 6। अगर 3 कार्बन है तो बोल देंगे ट्रायोज, अगर 4 है तो बोलेंगे टेट्रोज, अगर एल्डो शुगर है तो बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, कीटो शुगर है तो बोलेंगे कीटो ट्रायोज, ठीक है। इसी पैटर्न पे ये पूरा नाम लिखे तो देख रहे हैं कौन कौन लिख ले रहा है, फिर हम लिखेंगे तो आप लोग मैच कीजिएगा। जो लोग सही लिखे होंगे बेस्ट, जो नहीं लिखे होंगे वो सीखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने, अब देखते हैं किसका किसका सही होता है ना। आप लोग मैच करिए मेरे साथ। 3 कार्बन ट्राई, शुगर है ना तो लास्ट में ओज आएगा। एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे, एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज, ठीक। अगर 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एल्डो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज। 5 है तो एल्डो पेंटोज, 6 है तो एल्डो हेक्सोज। क्लियर, ओके। अब हमने कहा है यहाँ पे हम लोग टेबल तैयार करेंगे। मतलब ये कि सर हम लोग को तो याद है नहीं कि किस शुगर में एल्डिहाइड है, किस शुगर में 3 कार्बन है, किस शुगर में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, किस शुगर में 5 कार्बन है। यहाँ पे टेबल में पूरा एग्जांपल हम लोग लिख लेंगे, जिसे पूरा डिटेल पढ़ना है डिटेल पढ़े, जिसे शॉर्टकट चाहिए वो यहाँ से उठा ले, ठीक है। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे थे ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड वो एल्डो ट्रायोज है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। हम लोग राइबोस शुगर पढ़ रहे थे ना, कितने कार्बन थे, 5। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिखा था ना हमने, क्या होगा वो एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। उसके बाद से एग्जाम्पल हेक्सोस शुगर का, एल्डो हेक्सोस का मशहूर है ज़माना एग्जाम्पल। अरे हुंकारी पारो सब, हाँ हूँ ना कुछ बोल दो सब। हाँ, राइबोस शुगर पेंटोज में और ऊपर में ग्लूकोज। अब इधर देखो कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, 3 4 5 बस नाम लिख लेना है। 3 कार्बन है, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसी क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज और कीटो हेक्सोज के एग्जाम्पल सिर्फ फ्रुक्टोज पढ़ना है। सर इन सब का एग्जाम्पल नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे 1 अगस्त के बाद आप बैच ज्वाइन करके देखो। लेकिन आप तो ज्वाइन करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। अगर जुनून के साथ पढ़िएगा तब, नहीं तो अगले साल फिर आप लोग अगस्त से बैच ज्वाइन करेंगे, फिर पढ़िएगा फिर ज्वाइन कीजिएगा। तो इससे बेहतर ज्वाइन ही मत कीजिए, है ना। कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। डिटेल स्टडी डिटेल्स क्लास में होते हैं, क्रैश कोर्स एज अ क्रैश कोर्स होगा। यहाँ तक हम लोगों ने पूरे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। नेचर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे कैसा पाया जाएगा, जब 2 शुगर आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे जो लिंकेज पाया जाएगा उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
अब आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का भी और आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का भी। दोनों को ड्रॉ कीजिए। एक तरफ पायराइन टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए, एक तरफ फ्यूरान टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए। जल्दी से बनाइए। बना लिए। हम कार्बन ऑर्बन नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो अपनी ज़रूरत के लिए है उसी को लिखेंगे। ये पहला कार्बन, ये क्या हो गया पायरान यानी कि ग्लूकोज हो गया। ये फ्यूरान की तरह, ये क्या हो गया ये फ्रुक्टोज हो गया। ये इसका पहला कार्बन, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, सॉरी ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा। ठीक है, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा और ये छठा। समझिएगा। ये क्या है ग्लूकोज, ये क्या है फ्रुक्टोज। यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा CH2OH, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा CH2OH। ठीक है, यहाँ पे क्या है OH। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर दें डिहाइड्रेशन। क्या कर दें डिहाइड्रेशन। हमने क्या कहा हमारे सिलेबस में जो भी बॉन्ड है ना समझ में आए तो याद कर लो, रट लो, याद हो जाएगा। जो भी बॉन्ड बनेंगे डिहाइड्रेशन से बनेंगे, जो भी बॉन्ड बनेंगे ऑन डिहाइड्रेशन और जो भी बॉन्ड टूटेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा साहब -H2O कर देंगे। जब -H2O कर दिए ये लिंकेज बना। ये कौन सा कार्बन ये पहला, ये कौन सा कार्बन ये दूसरा। पहला कार्बन ग्लूकोज का, दूसरा कार्बन फ्रुक्टोज का एक साथ जुड़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर। अब इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को क्या कहेंगे तो पहली बात तो शुगर, दो शुगर की यूनिट का जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जिस बॉन्ड के थ्रू दो शुगर के यूनिट्स जोड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब उनका नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे वहाँ पे ग्लाइसिल एलानिन सेरिल एलानिन कहते हैं, यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे नेमिंग ऐसे करेंगे कि कार्बन के पोजीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कार्बन का पोजीशन फर्स्ट, यहाँ पे कार्बन का पोजीशन सेकेंड, तो इसको ऐसे बोलते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर। आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन आएगा पेप्टाइड लिंकेज किस में पाया जाएगा, उसका सिंबल CONH। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनेगा ऑन डिहाइड्रेशन, किस में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। लिपिड में स्टेरिफिकेशन लिंकेज पाया जाता है, वो भी कैसे होता है डिहाइड्रेशन से। किस में होता है एसिड और ग्लिसरॉल का OH ग्रुप जब आपस में मिलेगा डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन से हमने सारे बॉन्ड्स बनाए, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन से ही बना। अब 1,2 होगा कि 1,4 होगा कि 1,6 होगा, ये आपका क्वेश्चन किस में बनता है, ये आपका बनेगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अब देखिए सेल्यूलोज जो पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको रब करके फिर एक न्यू स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड या फिर कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट में हमें पढ़ना है स्टार्च, सेल्यूलोज, इन्यूलिन एंड ग्लाइकोजन। यही चार पढ़ने हैं क्योंकि अपने एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं। ठीक, इनके लिंकेज अब आप बोलिएगा सर ये आप क्या लिखे हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये सब तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जाइएगा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड पे देखिएगा एक चित्र दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ऐसे करके आपको बनाया होगा और उसके नीचे फिर आपको लिंकेज नीचे बना करके दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाया होगा फिर नीचे लिंकेज बनाया होगा, वहीं पर आपको 1,6 और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझना है। मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा कि ग्लाइकोजन एग्जाम्पल लेकर के एनसीईआरटी में बताया, तो ग्लाइकोजन बोलिए या स्टार्च बोलिए, वहाँ पे इसी टाइप के लिंकेज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं हम लोग देखेंगे, उसे ब्रांच्ड लिंकेज बोलते हैं। पहले ये समझिएगा स्टार्च में 2 यूनिट्स पाए जाते हैं, एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज जो पाए जाते हैं स्टार्च में वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े रहते हैं और अमाइलोपेक्टिन में 2 तरह के लिंकेज पाए जाते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है एंड 1,6
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब दो शुगर की यूनिट जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डिहाइड्रेशन से बन रहा था, हाँ कि ना। अब देखिए ये कहाँ स्टोर्ड रहता है, इन प्लांट एज अ स्टोर्ड फूड ये पाया जाता है। अब ये अल्फा लिंकेज क्या है, तो समझिएगा, जब अल्फा ग्लूकोज, क्या हम बोले, जब अल्फा ग्लूकोज के जुड़ने से कोई लिंकेज बनेगा। अब ये तो हो गया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पोजीशन ऑफ द कार्बन के बेसिस पर। लेकिन ग्लूकोज का नेचर कैसा है, अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज है। अगर वो पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज के थ्रू लिंकेज बना रहा है तो उसे कहेंगे अल्फा लिंकेज, यानी कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ये कैसा लिंकेज है, अल्फा लिंकेज है। यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो क्या है, अल्फा लिंकेज। लेकिन सेलुलोज के केस में बीटा लिंक पाया जाता है, कैसा, बीटा लिंक, और भी 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब एक नॉर्मल सा कंसेप्ट लगाइएगा, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये पहला कार्बन और ये छठा कार्बन। तो पहला और छठा जब भी जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा ना, ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हाँ कि ना, ऐसे ही जुड़ेगा। यानी कि सेलुलोज जब भी 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, यानी कि बीटा लिंक बनाएगा, तो इस तरह से बनाएगा। अब समझिएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब क्या है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब क्या है, समझिएगा, ध्यान से देखिए, ठंडे दिमाग से सोचना है। पहले स्ट्रक्चर का एनालिसिस आपके ब्रेन में होना चाहिए कि ग्लूकोज दिखता कैसे, अल्फा ग्लूकोज कैसा दिखता है, बीटा ग्लूकोज कैसा दिखता है। आ रही बात समझ में। जब तक स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपके ब्रेन में ना होगा आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तब तक आप या तो केमिस्ट्री बोलिए या तो बायोलॉजी बोलिए, मॉलिक्यूलर लेवल पर आप नहीं सोच पाएंगे। अब कोई भी सब्जेक्ट ईजी कब होता है, जब आप उसको थिंक कर पाते हैं। सोचने से ब्रेन कैपेसिटी बढ़ता है, पढ़ने से ब्रेन कैपेसिटी नहीं बढ़ता है। पढ़ना तो है ही, लेकिन सोचना भी है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में टाइम बचे। नीट कंपटीशन है टाइम मैनेजमेंट का, टैलेंट का नहीं है। टैलेंटेड लोग बहुत हैं, जो रिक्शा चलाता है ना वो भी टैलेंटेड होता है। क्या नीट वो भी देगा, नहीं ना। 2 गाड़ी वाला, 2 कार ड्राइवर है, एक आपको अपने डेस्टिनेशन पर आपको लेकर के जाता है 2 घंटे में, एक आपके डेस्टिनेशन पर आपको लेकर जाता है 30 मिनट में। आप किस गाड़ी पे बैठिएगा, 30 मिनट वाले पर। वही हाल यहाँ पे नीट में भी है। मेडिकल कॉलेज में कौन जाएगा, जो 3 घंटे से पहले क्वेश्चन करेगा, है ना। तो वो अपना डेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। और 4 महीने में इंशाल्लाह रहमान हम लोग तीनों फैकल्टी मिल करके चैंपियन बनाएंगे। और चैंपियन वही बनेगा जो जुनून के साथ शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेगा कंप्लीट वीडियो। ये ना कि 5 मिनट देखे वहाँ पे व्यू बढ़ गया और छोड़ दिए। तो ये आप हमें चीटिंग नहीं दे रहे हैं, हम तो अपना बना रहे हैं। ये आज नहीं तो कल इस पे व्यूज़ आएंगे, ये सब कुछ होगा, लोग देखेंगे। आप खुद को धोखा दे रहे हैं, और जो इंसान खुद को धोखा दे उससे हम क्या कामयाबी के तवक्को रखें, है ना। तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, हमें आप धोखा नहीं दे रहे हैं। अरे बात समझ में। तो आपको खुद के साथ इंसाफ रखना है। आप जब प्रिपरेशन के लिए बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ आपकी उम्मीदें नहीं होती हैं, आपके वालिदैन की भी उम्मीदें होती हैं। अगर आप ख्वाब अगर पूरा नहीं कर पाते तो सिर्फ आपके ख्वाब नामुकम्मल नहीं होते, आपके वालिदैन के भी ख्वाब नामुकम्मल होते हैं। तो जब आप उन्हें हकीकत नहीं दे सकते तो फिर आपको हक किसने दिया कि आप उनको झूठा ख्वाब दिखाएं। ख्वाब दिखा रहे हो तो पूरा करो, या फिर ख्वाब मत दिखाओ। ना खुद देखो ना घर वालों को दिखाओ। अरे बात समझ में। अगर ख्वाब देख लिया डॉक्टर बनेंगे, घर वालों को दिखा दिया तो बन के दिखाना, वरना बोल दो कि हम ना पढ़ पाएंगे, हम डॉक्टर ना बन पाएंगे। क्लियर। ध्यान से पढ़ो, इधर देखो बोर्ड पे। स्टार्च पाया था प्लांट में, ये प्लांट में एज अ फूड स्टोर्ड होता है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं क्या कि ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च, ये सब तो ग्लूकोज का पॉलीमर है। फ्रुक्टोज के पॉलीमर को क्या बोलते हैं, इन्यूलिन। ये एग्जाम में आया हुआ 2-3 दफ़ा का आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्यूलिन। तो बच्चे सोचते हैं कि शायद मिस प्रिंटिंग है, इंसुलिन को इन्यूलिन लिख दिया है। एनसीईआरटी का दिया हुआ टर्म है, इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। उसके बाद से हम लोग आएंगे
ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, सिमिलरली उसी तरीके से एनिमल के लिवर सेल्स में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। स्टार्च एनिमल में पाया जाएगा जबकि स्टार्च प्लांट में पाया जाएगा जबकि ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाएगा। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो भी प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहाँ पाया जाएगा, उनके सेल वॉल में। सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब हम लोग में क्यों नहीं पाया जाता है समझिएगा, पाया कंपाउंड वही जाएगा हमारे बॉडी में जिसको तोड़ने के लिए एंजाइम है, जिसको तोड़ने के लिए एंजाइम है। हमारे बॉडी में सेलुलोज आ गया, सेलुलेज एंजाइम है हमारे बॉडी में, नहीं ना है, खा लेंगे तो क्या डाइजेस्ट होगा, नहीं। मान लीजिए कोई प्लांट का सेल वॉल हम खा लिए, सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है ना, अब कोई बोला कितना एनर्जी आपको मिला, 0। कितना एनर्जी मिला, 0। ये शायद 2010 से 2020 का आप लोग क्वेश्चन खंगा लिएगा, तो एनर्जी किलो कैलोरी आप डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में जहाँ देखते हैं वहाँ पे किलो कैलोरी एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे बोल देता है कि हम किसी प्लांट का सेल वॉल खा रहे हैं कितना एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी के कैलकुलेशन में उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में आप जा करके पूछिएगा सर क्यों, तो बोला जाएगा कि सेलुलेज एंजाइम ही नहीं तो टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो एनर्जी नहीं देगा, जब एनर्जी देगा नहीं तो क्या का कैलकुलेशन 0। तो इसीलिए सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। हम लोग अगर इसे खा भी लें तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा क्योंकि इसको तोड़ने वाला एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है। अब समझिएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना, केमिस्ट्री वाले सर से भी पढ़ लीजिएगा इन डिटेल्स। अब समझिएगा जो शुगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे उन्हें कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, जो नहीं शो करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल फंडा याद कर लेना है, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जितने सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ सुक्रोज को छोड़कर जिन्हें मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड है सब के सब क्या है रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे क्या बोल देंगे ऑल पॉलीसेक्राइड एंड सुक्रोज, तो ऐसे याद रख लो ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑल पॉलीसेक्राइड एंड सुक्रोज, बाकी जितना आएगा क्या होगा रिड्यूसिंग शुगर, बात खत्म। आ रही बात समझ में। अब क्या रीजन है ये तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, क्यों आप फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, और क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। अगली बात जो एनसीईआरटी ने कहा है कि रिड्यूसिंग एंड एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होगा, तो हमने कहा कि ऐसा अगर चैन बन रहा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और यहाँ से चैन ऊपर उठा, यहाँ पे पाया जाएगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट चैन बनेगा, वो क्या आएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फिर यहाँ पे 1,6। याद रखिए जब भी ब्रांच ऊपर की तरफ उठेगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कभी भी लिनियरली जाएगा, या तो 1,2 पाया जाएगा या फिर 1,4 पाया जाएगा। क्लियर। तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये 1,6, फिर यहाँ से ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझिएगा इसमें कुछ एंड पाया जाता है रिड्यूसिंग, कुछ एंड पाया जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। जो एंड रिड्यूस होगा वो रिड्यूसिंग, जो नहीं होगा नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर। तो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम पढ़ लेना है, डायग्राम देख लेना है, कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सामने एनसीईआरटी रख के पढ़ना है, एनसीईआरटी से ना तो ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो कम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं और एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और इम्पोर्टेंट तो ये है कि छोड़ना क्या है। ठीक है, मोटी मोटी किताबें डेस्क पर हम लोग जो रखते हैं उसको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर। यहीं तक हम लोग रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटे हमको बर्दाश्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।